दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग घटनासार करंट अफेयर्स वार्षिकी पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने वन लाइनर वाले हिस्से में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ लिया है और कल हम लोगों ने आर्थिक घटनाक्रम का भी एक हिस्सा पढ़ लिया था। तो आज हम लोग जो आर्थिक घटनाक्रम है उसका शेष हिस्सा पढ़ेंगे। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है, जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का, तो आप YouTube पे जाइए और एग्जाम का अंकस चैनल डालिए और जैसे ही आप डालेंगे उसकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और वहां से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की जो वार्षिकी है घटनासार की, वो वहां से आप पढ़ सकते हैं। आर्थिक घटनाक्रम भी कल हमने डाल दिया है, जो PCS की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग शेष बचे आर्थिक घटनाक्रम को पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जीके हो या GS के प्रश्न हो, सबकी तैयारी हम कराएंगे रेगुलर वे में। ठीक है ना। साथ ही दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं, साथ ही महत्वपूर्ण नोट्स भी वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं जो परीक्षा में बहुत लाभ के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो आर्थिकी है, आर्थिकी करंट अफेयर्स है, जो घटनासार का जो आर्थिक हिस्सा है उसे पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला पॉइंट है, चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला गया। तो देखिए, चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय केरल में खोला गया। ठीक है, तो जो चेक बाउंस मतलब आपने किसी को चेक दिया और जितने का चेक दिया उसने जब चेक बैंक में लगाया तो आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, तो उसे चेक बाउंस माना जाता है। ठीक है, और ऐसे मामले आजकल बढ़ते जा रहे हैं। अब तो इसमें जो है सजा का भी प्रावधान हो गया है। तो चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए जो भारत का पहला डिजिटल न्यायालय है वह केरल में खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 अगस्त 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम टाटा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितने करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्रदान किया। तो यह प्रदान किया है 3662.17 करोड़ रुपए। जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो लाभांश का चेक प्रदान किया वो 3662 करोड़ के लाभांश चेक को प्रदान किया है। ठीक है, तो LIC का जो लाभांश है वो 3662 करोड़ रुपए है। देखिए LIC कितने फायदे में चल रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। 30 अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किसे भारत का सबसे अमीर औद्योगिक घराना घोषित किया गया। तो जो भारत का सबसे अमीर औद्योगिक घराना घोषित किया गया है वह गौतम अडानी परिवार को घोषित किया गया है और इनकी जो कुल संपत्ति है वो 11.62 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। ठीक, तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर औद्योगिक घराना है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देश का वह रेलवे स्टेशन जिसे वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने पर सितंबर 2024 में गैर उपनगरीय समूह NSG1 का दर्जा प्रदान किया गया। तो यह है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अब देखिए, देश का यह मतलब ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के पार चला गया, उसकी कमाई। ठीक है ना। अब यह जो है गैर उपनगरीय समूह का दर्जा इसे प्रदान किया गया है और यह है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन बताइए। जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। और इसकी जो कमाई है, वार्षिक कमाई, यह 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया और इसे गैर उपनगरीय समूह में शामिल किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किस शहर को एशिया की अरबपति राजधानी घोषित किया गया है। तो यह है मुंबई। मुंबई को एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में नामित किया गया है। किसमें? हुरून रिच लिस्ट 2024 में। इसमें जो है
एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में मुंबई को घोषित किया गया है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं किस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2024 को 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को मंजूरी दी है। तो यह है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए प्रश्न क्या है, किस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2024 को 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को मंजूरी। अब देखिए 10 राज्य हैं और 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर के विकास को मंजूरी दी है, तो वह है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP। इसके तहत 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों का विकास किया जाएगा। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की एयरलाइन को विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी प्रदान की है? तो यह है सिंगापुर एयरलाइन। सिंगापुर एयरलाइन को विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी प्रदान की है। सिंगापुर एयरलाइन विस्तारा में निवेश कर सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी है। ठीक है ना, तो यह सिंगापुर एयरलाइन विस्तारा एयरलाइन में FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट है, सार्वजनिक क्षेत्र की वह 4 कंपनी जिन्हें 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। तो यह है रेलटेल कॉर्प, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और सतलज जल विद्युत निगम। ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है, और ये चारों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा नहीं मिला है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन है जिन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है ना, तो देखिए 4 कंपनियां हैं, रेलटेल कॉर्प, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और सतलज जल विद्युत निगम। इन चारों कंपनियों को वो नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह लघु वित्तीय बैंक जिसने अगस्त 2024 में इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो यह है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो इन्होंने इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यह लघु वित्तीय बैंक है। ठीक है ना, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ESAF, इसने इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है ना, अब देखिए ESAF का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ESAF का फुल फॉर्म क्या है? इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम। क्या है? इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम है इसका नाम। ठीक है ना, और यह स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड जारी किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, 25 जून 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन को दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो यह बढ़ाया गया मार्च 2025 तक के लिए। सबसे पहली बात इसमें जानिए कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो 25 जून 2015 को की गई थी, और इसे अब दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो मार्च 2025 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इसके 10 वर्ष होने वाले हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए जो विश्व बैंक जो रिपोर्ट देता है उसको लोक सेवा आयोग मतलब अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने जो भारत की विकास दर 2024-25 में बताई है वह है 7%। ऐसा अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। विश्व बैंक द्वारा 2024-25 में भारत की विकास दर को 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय निजी क्षेत्र की वह कंपनी जो अगस्त 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। तो यह बनी कौन सी? रिल का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है
कि भारत की निजी क्षेत्र की यह पहली कंपनी है जिसने 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। ठीक है, राजस्व पार कर लिया है, और यह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी जिसने 10 लाख करोड़ रुपए के राजस्व को पार किया है तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया? तो गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी को इस समय भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा क्योंकि यह चर्चा में फिर से है। इनके ऊपर अमेरिका ने कुछ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, समन भी जारी कर दिया है। तो याद रखिएगा गौतम अडानी के बारे में, इन्हें भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला है, अगस्त 2024 में कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है? तो भारत। देखिए भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना भारत। और सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? पहला तो वह है चाइना। ठीक है ना, तो याद रखिएगा विश्व में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे है भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जुलाई 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो देखिए डंपिंग रोधी शुल्कों में जो भारत है वह दूसरे स्थान पे है। ठीक है, भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। देखिए जब कोई भी देश अपने यहाँ का जो सामान है वो न्यूनतम कीमत पर किसी दूसरे देश में डंप कर देता है तो उसे किसी मतलब जो न्यूनतम लागत है, केवल लागत पे ही किसी दूसरे देश में अतिरिक्त सामान को भारी मात्रा में पहुंचा देता है तो उसे डंपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो जो डंपिंग होती है ये दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है और वहां की जो वस्तुएं होती हैं उनके मार्केट प्राइस डाउन हो जाती है। ठीक है, तो देखिए जो भारत है वो डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर भारत जो है डंपिंग के लिए शुल्क लगाया है, डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है, और वह वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पे है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2024 में मर्सर द्वारा जारी जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है तो हांगकांग। आप इतना याद रखिए कि दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो हांगकांग को घोषित किया गया है। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। अब देखिए जिसने रिपोर्ट जारी किया वह है मर्सर, कंपनी का नाम है, संस्था का नाम है, और जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट 2024 के नाम से यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, और दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग को घोषित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग द्वारा देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 के बीच किस अभियान को चलाया गया? तो यह अभियान है संपूर्णता अभियान। देखिए नीति आयोग ने देश भर में महत्वाकांक्षी जिले और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अभियान चलाया जिसे कहा गया संपूर्णता अभियान। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा कि संपूर्णता अभियान का संबंध किससे है? तो यह स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और सामाजिक विकास, शिक्षा जैसे विषयों के से संबंधित है और इसे नीति आयोग द्वारा चलाया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जुलाई 2024 में किसके द्वारा ऑयल और गैस सेक्टर पर केंद्रित, देखिए जुलाई 2024 में किसके द्वारा ऑयल और गैस सेक्टर पर केंद्रित, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला ऑयल और गैस सेक्टर पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया गया, तो यह है ICICI प्रूडेंशियल FM द्वारा। ठीक है, यह भारत के गैस एवं तेल से संबंधित है। ठीक है ना,
देखिए यह प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। देखिए जुलाई 2024 में किसके द्वारा ऑयल और गैस सेक्टर से संबंधित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ लॉन्च किया गया? तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल द्वारा। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएम द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2024 में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध हेतु किस संस्थान द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो यह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। देखिए पहले एक जिला एक उत्पाद था, अब एक नया शुरू हो गया, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद। तो यह कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध हेतु। ठीक है ना। देखिए आईसीएआर ने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो आईसीएआर का मतलब क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था ने किया है? तो आईसीएआर ने किया है। किस क्षेत्र में शोध हेतु? तो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध हेतु किया है। तो इन दोनों तथ्यों को अलग अलग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2024 में पुनर्गठित नीति आयोग में किन 4 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है जुलाई 2024 में, और इसमें 4 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। 4 केंद्रीय मंत्री हैं वो। नंबर 1 है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं जो। अमित शाह गृह मंत्री हैं इस समय। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री। तो इन 4 केंद्रीय मंत्रियों को जो है नीति आयोग में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इन सबके नाम आपको पता होंगे, तो इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन्हें नीति आयोग में सदस्य के रूप में नामित कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वह बैंक जिसने जुलाई 2024 में 7.25% ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि की शुरुआत की? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने जो है 7.25% ब्याज दर के साथ 444 दिन की सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि की शुरुआत की। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जुलाई 2024 में प्रदान किया गया है महाराष्ट्र को 2024 का। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग द्वारा 10 जुलाई 2024 को गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का संयोजक किसे बनाया गया? तो देखिए एनसीईआरटी की महानिदेशक, एनसीईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता को। देखिए अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए कि जो 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, तो इसका संयोजक किसे बनाया गया? तो एनसीईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता को बनाया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं, टाटा सोलर सिस्टम लिमिटेड ने, देखिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने जुलाई 2024 में किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? तो देखिए उत्तर प्रदेश में। जो टाटा सोलर सिस्टम लिमिटेड है उसने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, और यह इंपॉर्टेंट है। इसे इस रूप में जानिए कि घर घर सोलर पहल की कार्यक्रम, घर घर सोलर पहल का कार्यक्रम किस राज्य में चल रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में चल रहा है। किस कंपनी ने इसकी शुरुआत की है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की है। क्या है? घर घर सोलर पहल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, वह भारतीय तेल कंपनी जिसने जुलाई 2024 में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्मएक्स लॉन्च किया? तो यह है इंडियन ऑयल ने। देखिए यह हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन है, और इसका नाम है स्टॉर्मएक्स। इसे किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल ने। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि स्टॉर्मएक्स क्या है,
तो यह है हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन है, ठीक है ना। और इसे इंडियन ऑयल ने जारी किया है। जब हम डिस्क्रिप्टिव वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग द्वारा 18 जुलाई 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कब तक देश में $500 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 2030 तक। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है और जिसमें यह बताया है कि 2030 तक देश में $500 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य है। ये ध्यान रखिएगा, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। $500 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है 2030 तक नीति आयोग ने, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, जुलाई 2024 में वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों में किन 2 भारतीय खदानों को स्थान मिला है? तो यह है छत्तीसगढ़ स्थित गेवरा और कुसमुंडा को। वर्ल्ड एटलस ने जो दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानें के नाम जारी किए हैं, उसमें 2 भारतीय खदानें हैं। एक इसमें छत्तीसगढ़ की 2 खदानें हैं, एक गेवरा है, दूसरा कुसमुंडा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कोयला खदानें गेवरा और कुसमुंडा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे टॉप 5 कोयला खदानों में स्थान मिला है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2024 में कहां से भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की गई? तो यह है मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा की शुरुआत मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से की गई है। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा की शुरुआत कहां से की गई? तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, यह परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2024 में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो यह है 48.5%। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान में भारत की जो हिस्सेदारी है वह बढ़कर 48.5% हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किन वित्तीय संस्थानों को आरबीआई द्वारा जुलाई 2024 में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो यह है अमेजन, अडानी और बिल्डेक्स को। इनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मतलब विदेशी पेमेंट का जो लाइसेंस है वह प्रदान किया गया है। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? वह है अमेजन है, अडानी है और बिल्डेस्क को। इनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस प्रदान किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। किन वित्तीय संस्थानों को आरबीआई द्वारा जुलाई 2024 में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया गया? तो अमेजन, अडानी और बिल्डेस्क को दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, बीपीसीएल के किस ब्रांड ने हाल ही में ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2024 जीता? देखिए यह बीपीसीएल का ब्रांड है और इसे दशक का सबसे बड़ा ब्रांड घोषित किया गया है। तो यह है मैक लुब्रिकेंट्स। मैक लुब्रिकेंट्स यह बीपीसीएल का ब्रांड है और इसे दशक का ब्रांड घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो बीपीसीएल के किस ब्रांड ने हाल ही में ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2024 जीता? तो वह है मैक लुब्रिकेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है, कितना? 6.5 से 7%। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 जारी किया है, इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो लगाया गया है वह 6.5 से 7% है। और आर्थिकी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 में वर्ष 2024-25 के लिए जो जीडीपी की वृद्धि दर है उसका अनुमान कितना है?
तो वह है 6.5 से 7%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं भी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 2024 में कहां पर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहले IACCMSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। तो यह है अहमदाबाद, गुजरात। देखिए अगस्त 2024 में कहां पर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहले IACCMSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2024 में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 61 फसलों की कितनी किस्मों को जारी किया है। तो यह जारी किया 109 नई किस्मों को। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2024 में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 नई किस्मों को जारी की है, ठीक है ना। अब देखिए इन 61 फसलों में क्या है, उच्च उपज देने वाली 61 फसलों में जलवायु अनुकूल जैव सशक्त किस्मों में 34 क्षेत्रीय फसलें, 27 बागवानी फसलें शामिल है, ठीक है ना। ये जो 61 फसलें हैं ये उच्च उपज देने वाली है, जलवायु अनुकूल है और जैव सशक्त किस्मों में जो 34 क्षेत्रीय फसलें हैं और 27 बागवानी फसलें हैं। तो इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुल 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इसमें जो है 34 क्षेत्रीय फसलें हैं जो जैविक रूप से सशक्त है और 27 बागवानी फसलें हैं और 61 फसलें जो मतलब नई किस्में जारी हुई हैं इनके सब उच्च उपज देने वाली हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंदौर स्थित वह स्टार्टअप जिसने भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन को लॉन्च करने की घोषणा की, तो विंग CV इंदौर का एक स्टार्टअप है, इसने भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार का निर्माण किया है जिसका नाम दिया है रॉबिन को लॉन्च किया है और कंपनी का नाम है विंग CV। यह स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है ना। इसने भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो यह है छत्तीसगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में लिथियम खदान की नीलामी करने वाला जो पहला राज्य बना है वो छत्तीसगढ़ बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत में कहां आयोजित किया गया। तो यह नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है ये, जो 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच भारत में आयोजित किया गया है और कहा, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा। मतलब सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला जो पहला राज्य है देश का वो है हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि किसान आंदोलन भी MSP के लिए ही हुआ था, MSP के रजिस्ट्रेशन के लिए हुआ था कि सभी फसलों की MSP निर्धारित की जाए। और देखिए हरियाणा राज्य ऐसा है जिसने सभी फसलों को MSP दिया है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव ईंधन से संबंधित प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक है, इसका 5 वर्ष के लिए विस्तार हाल ही में किया गया। अब इस योजना का जो कार्यकाल होगा वो कब तक होगा, 2028-29 तक। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है वह जैव ईंधन से संबंधित है पहली चीज, और इसका विस्तार करके 2028-29 तक के लिए कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, दो चीजें इसमें याद रखिए कि प्रधानमंत्री जीवन योजना का जो संबंध है वो किससे है, जैव ईंधन से। दूसरा, इसका विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया, तो 2028-29 तक के लिए किया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए वह औद्योगिक समूह जिसने जुलाई 2024 में 5,000 करोड़ रुपए के आभूषण ब्रांड इंद्रिया
का अनावरण किया। तो यह देखिए आदित्य बिरला ग्रुप का है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं तनिष्क, तनिष्क किसका है? टाटा का है। वैसे ही एक आभूषण ब्रांड ग्रुप, आभूषण ब्रांड इंद्रिया का अनावरण किसने किया है? तो यह आदित्य बिरला ग्रुप ने। ठीक है ना, तो आदित्य बिरला ग्रुप ने एक आभूषण ब्रांड जिसे इंद्रिया नाम दिया गया है, इसको शुरू किया है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। तो यह है पेटीएम की मूल्य कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है ना, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स। ठीक है, आप जानते हैं कि जो NFC क्या होता है, ये मोबाइल में इनबिल्ट भी मिलता है, यह वाईफाई के माध्यम से साउंड को चलाता है। ठीक है, साउंड सिस्टम को मतलब कहीं जोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ NFC से कनेक्ट हो जाता है, वाईफाई है। तो भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है पेटीएम की मूल कंपनी ये OCL ने, यानी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वह देश जिसे अगस्त 2024 से नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने नोटों में होलोग्राफिक तकनीक लगाई है? तो जापान। याद रखिएगा, जापान ने अपने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक टेक्निक लगाया है ताकि नोटों की जो डुप्लीकेसी है उसको रोका जा सके। ठीक है ना, तो नोटों में होलोग्राफिक टेक्निक लगाने वाला देश है जापान। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमित रूप से जारी होने वाले आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए 12 अगस्त 2024 को किसकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो यह गठन किया है डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत की अध्यक्षता में। देखिए रिजर्व बैंक ने क्या किया है, वह जो नियमित अपने आंकड़े जारी करता है उसको वैश्विक मानकों के अनुरूप वह बनाना चाहता है, और उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है, इसको जानने के लिए उसने एक 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, और उसकी अध्यक्षता की कर रहे हैं डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत। ये RBI के ही डिप्टी गवर्नर हैं और उन्हें उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जून 2024 में युद्धक जहाज और सबमरीन बनाने वाली किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो यह है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। इसे जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और आप जानते हैं कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स में युद्धक जहाज और सबमरीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हमेशा चर्चा में रहता है, कोई ना कोई शिप, कोई ना कोई पनडुब्बी कुछ न कुछ बनाता रहता है, तो चर्चा में रहता है। तो युद्धक जहाज और सबमरीन बनाने वाली जो कंपनी है नवरत्न कंपनी, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 2024 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड घोषित किया गया है। तो यह है अमूल। अमूल देखिए, अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अमूल जो है दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड घोषित किया गया है, और यह भारत का है अमूल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 2024 में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वैश्विक स्तर पर दूसरी बार शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा प्रदान किया है? तो वह प्रदान किया है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। ठीक है, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने दूसरी बार शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे प्रदान किया है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका जो अमेरिका में स्थित है, इसने दूसरी बार वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक है वो है 72वीं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया है,
और इसमें जो भारत को रैंक प्राप्त हुई है, कौन सी प्राप्त हुई है? 72वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक मिली है वो 72वीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगस्त 2024 में एनएसओ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंक में कुल जमा धनराशि में महिलाओं की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 21%। मतलब जितना धन जमा है बैंक में देश में, पूरे देश में, उसमें से 21% जो धन है वो महिलाओं का है। हालांकि अभी भी 50% होने में बहुत समय है, लेकिन यह भी कम नहीं है। 50% होने में बहुत समय है, तो अभी ये कम नहीं है। 21% एक ठीक ठाक हिसाब है। ठीक है ना। तो एनएसओ ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें देश के बैंक में कुल जमा धनराशि में जो महिलाओं की भागीदारी है, प्रतिशत हिस्सेदारी है, वो है 21%। और वह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है ना। ये बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो एनएसओ द्वारा जारी जो रिपोर्ट के है उसके अनुसार महिलाओं की जो भारत में के बैंकों में कुल जमा धनराशि है उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो है 21%। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण 663.8 बिलियन डॉलर हो गया है। कितना हो गया है? 663.8 बिलियन डॉलर। तो देखिए जो रिजर्व बैंक का जून का आंकड़ा है उसके अनुसार मार्च 2024 तक जो भारत का विदेशी ऋण है वो कितना हो गया है? 663.8 बिलियन डॉलर। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX जिसे कहते हैं, उसमें ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो वह बना है भारतीय स्टेट बैंक। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला जो सदस्य पहला बैंक बना है वह है भारतीय स्टेट बैंक बना है। यानी भारतीय स्टेट बैंक जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के आर्थिक करंट अफेयर्स जो घटनासार के वन लाइनर के हैं उसका एक पोर्शन है। बहुत बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना ग्राह्य हो जाए। बाकी जो हिस्सा है इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी जो खबरें होती हैं वो उपलब्ध होती हैं और महत्वपूर्ण नोट्स भी वहाँ दिए जाते हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिससे आने वाली परीक्षा के लिए उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।